ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो इस बुलेटिन में आगे आपको हम विस्तार से दिखाने वाले हैं। उत्तरकाशी के धराली में विनाश के बाद उभरी डराने वाली तस्वीर। जेसीबी की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। हर्षल और गंगनानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। अब तक 274 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। दूसरी खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा की मांग को लेकर पटना में हो रहे प्रदर्शन से जुड़ी हुई एसटीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तीसरी खबर, कर्नाटक में मांड्या जिले के बार में युवक पर डरा देने वाला हमला हुआ है। 3 बदमाशों ने चाकुओं से बेहिसाब वार किए। जान निकल जाने तक वार करते रहे बदमाश। चौथी खबर है, दक्षिणी फ्रांस में ओदेश शहर के जंगलों में 75 साल बाद सबसे भीषण आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आग बुझाने की हर कोशिश यहां नाकाम साबित हो रही है। सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं आसपास के लोग। और भी अपडेट आपको देंगे। हम आगे बढ़ें, अब विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कर्नाटक की, जहां मांड्या में 3 युवकों ने एक युवक पर धावा बोल दिया। एक छोटे से कमरे में घेर कर तीनों दरिंदों ने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए और उसे तब तक मारते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। सामने थे 3 नशे में धुत। इन तीनों के ही हाथों में चाकू थे और इन्हीं चाकुओं से बिना डरे इन्होंने युवक को इतना मारा कि उसकी जान चली गई। तस्वीरें एक बार के अंदर की है, जहां 3 युवक शराब पी रहे थे। तभी वहां योगेश भी पहुंचा, जिसका इनमें से एक युवक से पुराना विवाद था। उसी बात को लेकर बहस हुई और इन तीनों ने योगेश को बेरहमी से मार मार कर मार डाला। इन खूनियों के हाथ भी खून से सन गए, लेकिन इनके हाथ नहीं रुके। इन्होंने योगेश को तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। सवाल ये भी है कि आखिर जब वो दर्द से कर्रा रहा था तो कोई मदद को क्यों नहीं आया। मामला मंड्या जिले के मलवल्ली इलाके का है। पुलिस ने हत्यारों की तलाश में स्पेशल टीमें गठित की है। तेलंगाना में संगारेड्डी में एक फार्मा कंपनी के गोदाम में भयंकर आग लगी। ये आग इतनी भीषण थी कि जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ गई। आग का ऐसा भयानक मंजर, जिसने भी देखा उसकी आत्मा दहल गई। आग ऐसी जिसकी लपटें काफी दूर तक दिखाई दी। शुरुआत में फायर ब्रिगेड की सारी कोशिश बेकार दिखी, क्योंकि आग केमिकल के डिब्बों वाले गब्बा स्टोरेज के गोदाम में लगी, क्योंकि गोदाम में दवाइयों और मेडिकल से जुड़ा 300 टन केमिकल रखा था। इन विकराल लपटों से सबसे बड़ी मुसीबत आसपास के लोगों को हुई। लंबी मशक्कत के बाद आग कमजोर हुई। आग संगारेड्डी के अन्नाराम विलेज में बने गोदाम में लगी, जो 1 जुलाई को हुए सिगाची प्लांट में विस्फोट वाली जगह से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक कार वाले ने स्कूटी सवार को कुचल दिया। टक्कर के बाद कार चालक घायलों को छोड़कर मौके से फरार हो गया, लेकिन ये पूरी जो घटना हुई वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि कार ने सीधे स्कूटी को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी तहस नहस हो गई। स्कूटी पर माँ बेटी सवार थे। टक्कर के बाद स्कूटी चला रही माँ उछलकर दूर जा गिरी। टक्कर के बाद भी इको कार सवार ने कार नहीं रोकी और भाग गया। आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़कर माँ बेटी के पास पहुंचे। माँ को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि बेटी सुरक्षित है। घटना 3 अगस्त की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से डराने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक बाइक सवार हाईवे से गुजर रहे थे। तभी वहां पहाड़ से पत्थर के टुकड़े नीचे गिरने लगे। ये तब हुआ जब कुछ बाइकर्स निगुलसरी पॉइंट से गुजर रहे थे। तभी अचानक पहाड़ से पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और वो सीधे एक शख्स की बाइक से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके आगे और पीछे वाले बाइकर्स बड़ी आसानी से वहां से निकल गए। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोग भागे भागे बाइक सवार के पास पहुंचे और उसे उठाया। इस हादसे में वो मामूली रूप से घायल हो गया। कुछ देर के बाद वो युवक खड़ा हुआ और अपनी बाइक लेकर वहां से रवाना हो गया। और दक्षिण फ्रांस से भीषण आग की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ओदेश शहर के बड़े हिस्से में आग ने तांडव मचा रखा है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हर कोशिश अब तक नाकाम साबित हुई है। भीषण आग को बुझाने के लिए आसमान से फायर फाइटर प्लेन ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुबार की उड़ान इतनी ऊंची है कि उसके आगे विमान भी बेबस है। आसमान से विमान तो जमीन पर फायर ब्रिगेड की सैकड़ों गाड़ियों ने मोर्चा संभाल रखा है। ये सभी आग को फैलने से रोकने की कोशिश में है, लेकिन आग इतनी भीषण है कि उसे काबू करना मुश्किल हो रहा है। 2100 फायरमैन फ्रांस के जंगलों में पानी का प्रहार कर रहे हैं,
तो पोकलेन के साथ सैकड़ों मशीनें मिट्टी डालकर आग को काबू करने में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि ये आग 1949 से भी डरावनी है, जिसमें अब तक 16,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र जलकर राख हो गया है। ये आग फ्रांस के लोगों को लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग की याद दिला रही है। ये आग क्यों लगी, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम लगाई गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई त्रासदी के बाद आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अब भी धराली तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं खोले गए हैं, गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, इसीलिए हेलीकॉप्टर्स की मदद से ही त्रासदी वाले इलाकों तक मदद पहुंचाने का काम किया गया है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा मेडिकल टीमें सब हवाई रूट से ही मौके पर पहुंच रहे हैं। आज आई नई तस्वीरों में धराली गांव मलबे में दबा हुआ दिखाई दिया है और अभी भी कई फीट ऊंचा मलबा पूरे गांव को अपनी चपेट में लेकर वहां मौजूद है। पानी की पतली धार के इर्द गिर्द रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में लगी रही। आपदा के वक्त जान बचाकर भागने की नाकाम कोशिश कर रहे लोगों की यहीं किसी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। हर्षिल, भटवाड़ी, धराली, उत्तरकाशी के ये वो इलाके हैं जहाँ हालात सामान्य होने में हफ्तों लग सकते हैं। धराली में अभी भी कई घर और होटल्स मलबे के बीच टूटे फूटे हालत में दिखाई दिए। इस गांव में लगभग 1000 लोगों का बस्ती है, उसमें से कम से कम आजकल थोड़ा ये मीन यात्रा रूट पे है, ये वाला जो आप लोग गंगोत्री वाला रूट पे है। 1000 लोगों के गांव में अब मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है और इसी सन्नाटे को चीरते हुए एक एक कर तमाम रेस्क्यू टीमें धराली और हर्षिल पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां बाहर से आए लोग भी थे, कुछ होटलों के कर्मचारी भी थे, इसलिए कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान बचा ली है। कल से लेकर आज तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। अभी भी वहां 50 से ज्यादा लोग जो लापता बताए जा रहे हैं और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। त्रासदी वाली जगह पर अब या तो मलबा के या फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना या आईटीबीपी के जवान एक कतार से सबने अपना एरिया चुना और काम बांटते हुए मलबे में जिंदगी की तलाश हुई। जमीन के नीचे दबे लोगों को ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों को भी लगाया गया। ये मतलब ज्यादातर उन लोगों को खोजेंगे जो मलबे में दबे हुए लोग। जी, बिल्कुल ढूंढेंगे, इसमें सक्षम है। धराली में त्रासदी के वक्त जो घर दिख रहे थे वो अब पूरी तरह मलबे में दब गए हैं। धराली के आज के नए वीडियो में पहाड़ के किनारे इक्का दुक्का घर ही नजर आए, बाकी सबको तोड़कर सैलाब ने अपना रास्ता बना लिया। सेना और दूसरी रेस्क्यू की टीमें हर्षिल और धराली से लगातार लोगों को निकालने के काम में लगी हुई हैं। मलबे के नीचे से निकालकर उन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट करने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर्स को इस काम में लगाया गया है। सेना की एक एक टीम धराली से त्रासदी के पीड़ितों को निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के काम में लगी, तो दूसरी तरफ मलबे के बीच फंसे जिंदा लोगों को निकालने का काम भी दिन रात जारी रहा। सेना ने मलबे से निकालकर सबके खाने पीने का इंतजाम भी किया। धराली और हर्षिल से लोगों को निकालकर हेलीकॉप्टर के जरिए आईटीबीपी मातली तक लाया गया। जवानों ने यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को जिंदगी की उम्मीद थी। अभी हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचा है और कुछ लोगों को लेकर के वहाँ से आया है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और देखिएगा किस तरह से घायल है। इस वक्त आईटीबीपी के जवान इनको लेकर के आ रहे हैं और इनको यहाँ से सीधे हॉस्पिटल भेजा जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तराखंड प्रशासन के हेलीकॉप्टर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर का बड़ा रोल रहा। देखिए, खतरे से निकालने के बाद घायलों को अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। उनके लिए ऋषिकेश एम्स से लेकर देहरादून के जिला हॉस्पिटल तक बेड रिजर्व रखे गए हैं। मौत के मुंह से निकालने के बाद अभी भी उन लोगों के लिए जिंदगी आसान नहीं है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इन लोगों की जिंदगी के रंग उड़ गए। चेहरे पर चोट के निशान के साथ उन्होंने तबाही के उस मंजर को याद किया। हम उधर रेस्क्यू पे जा रहे थे, उधर एकदम पीछे से तूफान आ गया, उसमें एकदम इतना तूफान आया हम सब बह गए थे। हर्षिल में सेना का कैंप भी तबाह हुआ। घायल जवान दर्द से कर्राते हुए देहरादून के मिलिट्री अस्पताल के बिस्तर पर है। दर्द उन लोगों का भी छलका जिन्होंने आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। सीएम धामी को देखकर सबने उनके साथ अपना दर्द बांटा।
आईटीबीपी मनाली में सुरक्षित बैठे कई लोगों के परिजन अभी तक गायब हैं। अब तो उनके आंसू भी सूख गए। तो अभी क्या कह रहे हैं आपसे? अधिकारियों से आपकी बात हुई? उन्होंने कहा वेट करो, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे बता। क्या लग रहा है आपको? क्या उम्मीद तो सही होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक उम्मीद ही है जो जिंदा है। बाकी इस सैलाब में कितने लोग बह गए, इसका सटीक आंकड़ा भी अब तक किसी के पास नहीं है। इधर धराली तक पहुंचने का रास्ता आज भी बंद रहा। रास्ते में भूस्खलन के बाद कई ऐसी जगह थी जहां पर सड़कें पूरी तरह से गायब हो गई हैं। एक जगह तो पुल ही बह गया और अब उसे बनाने में ही 1 से 2 दिन का समय लगेगा। धराली तक जाने वाला रास्ता फिलहाल चलने लायक भी नहीं। क्रेन्स की मदद से किसी तरह रास्ते को बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन कई जगहों पर बार बार सड़क धंस रही है। ये पूरी सड़क जो है वो तैयार हो गई थी, लेकिन आप देखिए ये सड़क फिर से धंस गई है, जिसकी वजह से जो यातायात मार्ग है वो अभी भी बाधित है। धराली से 25 किलोमीटर दूर बालकंडार में सड़क का 800 मीटर का हिस्सा ही गायब है। अब 800 मीटर की सड़क रातों रात तो बन नहीं सकती। इसी तरह भटवाड़ी से गंगनानी जाने वाली सड़क पर ब्रिज भी टूट गया। गहरी खाई पर बने पुल को तुरंत बना पाना मुमकिन नहीं। धराली के रास्ते में जो ब्रिज बहे वहां अस्थायी रास्ता बनाने के लिए काम चल रहा है। पुल बनने के बाद ही गाड़ियां आगे बढ़ पाएंगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी रीलबाजी का ऐसा ही एक मामला सामने आया। भीड़ भरी सड़क पर स्टंटबाज ने रील बनाने के चक्कर में अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल दी। 2 पहियों वाला ई रिक्शा आपने देखा है? नहीं देखा तो ये देखिए। जिस सड़क पर ई रिक्शा के साथ स्टंटबाजी हुई वो कोई आम सड़क नहीं बल्कि नेशनल हाईवे 34 है। अगल बगल से बस निकली, कार निकली, लेकिन ई रिक्शा वाले इस स्टंटबाज को इससे कोई फर्क नहीं हुआ। वो पेशेवर की तरह ई रिक्शे से स्टंट करने में जुटा रहा और रील बनवाता रहा। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर। इस स्टंटबाज ई रिक्शा सवार पर ट्रैफिक पुलिस कब कार्रवाई करेगी, इसका इंतजार है। उधर यूपी के शाहजहांपुर में रील बनाने के चक्कर में एक बड़ा हादसा हो गया। एक लड़के ने रील बनवाने के लिए पुल से नदी में छलांग लगा दी, लेकिन डूबने से उसकी मौत हो गई। जब लड़के ने नदी में छलांग लगाई तब लड़के के कुछ दोस्त भी वहां मौजूद थे जो उसकी रील बना रहे थे। जैसे ही लड़के ने नदी में छलांग लगाई वो दोबारा ऊपर नहीं आया। जब कुछ देर तक वो दिखाई नहीं दिया तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने लड़के के डूबने की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद गोताखोरों की टीम को भी बुलाया गया। काफी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। मृतक का नाम भूरे था जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रील बनाने के लिए पुल पर आया था। चश्मदीदों की माने तो कई लड़के पहले भी छलांग लगा चुके थे, लेकिन जब भूरे की बारी आई तो वो डूब गया। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये अभ्यर्थी टीआरई 4 परीक्षा से पहले एसटीईटी यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इनका प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मामला तब बिगड़ा जब प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एक पुलिस अधिकारी की वर्दी पकड़कर खींचने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस वालों ने जमकर लाठियां भांजी। इससे पहले ये छात्र प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े, लेकिन जेपी गोलंबर के पास बैरिकेड लगाकर पुलिस ने उन्हें रोका। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तो खदेड़ दिया, लेकिन जाते जाते छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो और उग्र आंदोलन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पंप पर पेट्रोल भरवाने के दौरान एक कार में आग लग गई। यह घटना घुमावरी स्थित पेट्रोल पंप की है। कार में आग लगते ही वहां हड़कंप मच गया। हालांकि वहां मौजूद कर्मचारी बिना देर किए आग बुझाने में जुट गए, लेकिन कर्मचारियों के हाथ पांव तब फूल गए जब ये आग बुझने की बजाय और भड़क गई। कार के बोनट से शुरू हुई आग कार के नीचे तक पहुंच गई, जिसके बाद कुछ और लोग वहां पहुंचे और बाल्टियों की मदद से पानी डालने लगे। काफी कोशिश के बाद कार में लगी आग बुझ गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। महिलाओं के खिलाफ अभद्र बयानबाजी करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछने पर उनके समर्थकों ने एयरपोर्ट पर एबीपी न्यूज की महिला रिपोर्टर के साथ गुंडागर्दी की। आपके भाग बहुत धक्का दे रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य से सवाल पूछने पर सबसे पहले इस महिला ने एबीपी न्यूज की रिपोर्टर का विरोध किया। एक महिला होकर आप ऐसी बात कह रही हैं। इसके बाद एक पुरुष समर्थक ने रोकने की कोशिश की। ये तो कुछ नहीं था। इसके बाद एक महिला ने तो रास्ता ही रोक लिया।
अनिरुद्ध आचार्य जैसे ही वहां से आगे बढ़े, एबीपी न्यूज की रिपोर्टर उनकी कार के पीछे गई, लेकिन वहां पर मौजूद समर्थक धक्का मुक्की करने लगे। धोती कुर्ता पहने समर्थक ने महिलाओं के साथ रिपोर्टर को घेर लिया। एक महिला ने तो तेजी से धक्का भी दे दिया। देखिए, आपको मारपीट करते हुए ये जो भक्त है ये नजर आएंगे। इस लेडी ने हाथ उठाया। आपने हाथ कैसे उठाया है? एबीपी न्यूज की रिपोर्टर अभी महिला से सवाल कर रही थी। इसी बीच धोती कुर्ता वाला समर्थक तेजी से उनकी तरफ दौड़कर आया और बच्ची से मारपीट का झूठा आरोप लगाने लगा। इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बीच बचाव कर अनिरुद्ध आचार्य के भक्तों को वहां से हटाया। रात में एबीपी न्यूज की रिपोर्टर से एयरपोर्ट पर हुई धक्का मुक्की के बाद सुबह के वक्त कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़की और लड़का दोनों के लिए उन्होंने बयान दिया था। गांव की भाषा, गांव में नहीं बोलते सीधी भाषा, कहाँ मुंह मार के आए हो, ये गांव की भाषा, हम लोग गांव के हैं। यदि आप लड़का लड़की साथ में हैं और आपने विवाह कर लिया तब तो आप अच्छे हैं, लेकिन आप इसके संग रह लिए, फिर उसके संग रह लिए, फिर उसके संग रह के फिर चौथे से आप विवाह करेंगे तो हमारे शास्त्र में ऐसी स्त्री को पतिव्रता नहीं बोला जाता। आपने फिर से वो स्त्री को, आप पुरुष का नाम क्यों भूल जाते हैं? ऐसी स्त्री और पुरुष को। चीन के गुआंगशी प्रांत में एक कार बाढ़ की तेज धार में डूबने लगी। हादसे के वक्त इस कार में 3 लोग सवार थे। गुआंगशी में फ्लैश फ्लड की वजह से बाढ़ का पानी शहर की सड़कों तक आ गया है, जिसके बाद सड़कों पर चल रही कई गाड़ियां बाढ़ की चपेट में आकर बहने लगी। इसी दौरान सफेद रंग की एक कार पानी की तेज धार में फंस गई। कार में सवार 3 लोग जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। किसी तरह कार को एक क्रेन के जरिए रोका गया। गाड़ी में पानी घुस जाने की वजह से कार के शीशे जैम हो गए थे। फिर कुछ युवकों ने हथौड़े से कार के दरवाजे का शीशा तोड़ा। इसके बाद एक एक करके कार में बैठे 3 लोगों को खिड़की के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगर जरा सी भी देर होती तो तीनों लोगों की जान मुश्किल में पड़ सकती थी। चंडीगढ़ पुलिस ने 36 किलो अफीम के केस में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। जब उसके बारे में बताया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि आरोपी कोई सामान्य ड्रग्स तस्कर नहीं बल्कि पंजाबी सिंगर जगसीर सिंह उर्फ काला उर्फ बाज सरन था, जिस पर अपनी गायकी की आड़ में ड्रग्स का धंधा चलाने का आरोप है। बाज सरन की गिरफ्तारी एनसीबी के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इसने अपनी पहचान बदल दी थी। खुद को बचाने के लिए पंजाबी सिंगर बन गया था और सोशल मीडिया पर तरह तरह की रील्स बनाकर डालता रहता था, इसलिए पुलिस भी इसे पहचान नहीं पा रही थी। क्योंकि 10 साल पहले से ही चंडीगढ़ जोनल यूनिट के 2015 के क्राइम नंबर 14 में ये वांछित था। उस वक्त 36 किलो अफीम बरामद की गई थी। सिरसा के रहने वाले जगसीर सिंह को 2016 में पीओ घोषित किया गया था। एनसीबी ने इसके खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन सिंगर बन जाने की वजह से इसकी पहचान मुश्किल हो गई थी। लेकिन जब एनसीबी ने कड़ी दर कड़ी ड्रग्स नेटवर्क की गुत्थियों को सुलझाया और आगे बढ़ी तो इसका चेहरा सामने आया। फिर क्या था, एनसीबी ने पंजाबी सिंगर जगसीर सिंह को धर दबोचा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार स्कूटी चलाकर मुश्किल में फंस गए हैं। जिस स्कूटी पर बैठकर डीके शिवकुमार ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया था, उसी का 18,500 का चालान हो गया है। चालान की कॉपी इतनी लंबी है कि 2 लोगों को हाथ लगाने की जरूरत पड़ गई। 5 अगस्त को डीके शिवकुमार ने हेबाल फ्लाईओवर का निरीक्षण करने के लिए इसी स्कूटी का इस्तेमाल किया था। बकायदा इसका वीडियो डीके शिवकुमार ने अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया था, लेकिन ऐप के जरिए पता चला कि स्कूटी पर 34 ट्रैफिक चालान लंबित थे, जिनका जुर्माना 18,500 रुपए था। जेडीएस ने ट्विटर पर इस मुद्दे को उठाया और उप मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी राशि के जुर्माने के साथ स्कूटी चलाने के लिए आलोचना की थी। हालांकि बाद में जिस भी कार्यकर्ता की ये गाड़ी थी, उसने फटाफट पुलिस स्टेशन जाकर इसे भर दिया। देखिए, बारिश की वजह से पहाड़ों पर न सिर्फ इंसानों की जिंदगी इस वक्त मुश्किल में फंसी है, बल्कि जानवर भी बहुत परेशान है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी में 2 गाय फंस गई, जिन्हें निकालने के लिए जेसीबी बुलाई गई। एसडीआरएफ की टीम ने पहले सबसे बड़ी गाय को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जेसीबी गाय को पंजे में उठाकर किनारे की ओर चल पड़ी। लेकिन गाय को किनारे तक लाना आसान नहीं था, क्योंकि बीच मझधार में ऐसा लगा कि गाय नदी में कूद जाएगी, लेकिन ड्राइवर ने बहुत ही समझदारी से गाय को किनारे उतार दिया।
उसके बाद दूसरी वाली गाय का रेस्क्यू शुरू किया गया। हालांकि उसे निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई। ये दोनों गाय ऋषिकेश से होकर बहने वाली चंद्रभागा नदी में फंस गई थी। संयोग ठीक था कि नदी में पानी 2 से 3 फीट ही था, इसलिए पानी की रफ्तार तेज होने के बावजूद जेसीबी से दोनों गायों को आसानी से निकाल लिया गया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में 4 जुलाई को कांग्रेस सांसद आर सुधा की सोने की चेन लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने लुटेरे की तलाश के लिए 1500 कैमरों की फुटेज खंगाली और 200 संदिग्धों से पूछताछ भी की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पाया कि लुटेरा मोतीबाग से नीति मार्ग की तरफ पहुंचा और वहां पोलैंड दूतावास के सामने महिला सांसद को अकेला पाकर उनकी चेन लूट ली। सीसीटीवी फुटेज से मिली कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने आखिरकार उस लुटेरे को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी का नाम सोहन सिंह रावत है और उस पर पहले से ही 26 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि जिस स्कूटर से आरोपी ने लूट की वारदात को अंजाम दिया वो भी चोरी का ही था। पुलिस ने आरोपी सोहन के पास से महिला सांसद की लूटी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है। आरोपी ने यह भी बताया कि टीवी देखने पर उसे पता चला कि उसने सांसद की चेन लूटी है। देखिए, पटना की पेउर जेल से रिहा होने के बाद पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ों गाड़ियों और हजारों समर्थकों के साथ अनंत सिंह पटना से मोकामा के लिए निकले। पहले पटना में ही कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर बाहुबली अनंत सिंह का स्वागत किया। उसके बाद नारेबाजी करते कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर मोकामा की ओर बढ़ गए। अनंत सिंह के काफिले में एसयूवी गाड़ियों का तांता लगा था। देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जो है उनके साथ है। बता दें, इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जदयू से चुनाव लड़ेंगे, मोकामा से ही लड़ेंगे। बता दें, मोकामा से वह कई बार पहले भी जो है विधायक रह चुके हैं। इसी साल जनवरी में वो जो है पटना के बेउर जेल चले गए थे। जेल से निकलने के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा दावा किया। एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, क्या लग रहा है सर? 15 को सीट आएगा तेजस्वी के, 12 से 15। इधर यूपी के मुरादाबाद में पुलिस की सतर्कता की वजह से एक बड़ी घटना टल गई। सीएम योगी मुरादाबाद के सर्किट हाउस पर रुके हुए थे, तभी एक शख्स ने फर्जी आईडी कार्ड के जरिए अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन शक होने पर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने गेट पर ही उसे रोक लिया और उससे आई कार्ड दिखाने की मांग की, जिसके बाद वो काफी देर तक पुलिस वालों से बहस करता रहा। आई कार्ड है कैसे माने आप? अरे सर, ये तो आप आई कार्ड दिखा दो ना, आधार कार्ड दिखा के खाएं। दरअसल पुलिस वालों को शक तब हुआ जब उसके गले में किशन लाल नाम के शख्स का आईडी कार्ड देखा, जबकि किशन लाल सर्किट हाउस में ही मौजूद थे। जब असली किशन लाल जाटव को बुलाया गया तो उसका फर्जीवाड़ा सामने आ गया। लिस्ट में मेरा नाम है 52 नंबर पे और मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा आई कार्ड है। इसके बाद संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक ही नाम से 2 आईडी कार्ड कैसे जारी हो गए, ये जांच का विषय है। बिहार के कहलगांव से बीजेपी विधायक पवन यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी विधायक बिना हेलमेट एक बाइक पर ट्रिपल सवारी करते हुए दिखे और इस दौरान बाइक चला रहे युवक ने उनसे तीखे सवाल किए। और ये तब हुआ जब कोर्ट जाते वक्त विधायक पवन यादव घोगा के पास जाम में फंस गए। इसके बाद कोर्ट पहुंचने के लिए उन्होंने बाइक सवार से लिफ्ट मांगी। बाइक पर बैठाने के बाद उस युवक ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आखिर आपके विधायक रहते ये सड़क क्यों नहीं बन पाई। तो हम चाहेंगे कि पवन भैया भी कुछ बताएं कि डबल इंजन की सरकार में भी अभी तक रोड नहीं बन पाया। लेकिन विधायक जी ने बड़ी चालाकी से इसका ठिकरा ठेकेदार पर फोड़ दिया। ये संवेदक जो है, इसको हम लोगों ने 2 साल से कहे हैं, जहाँ पुल पुलिया है पहले उसको आपने बना दो, लेकिन ये कहना नहीं मानता है। और अगर ये पुल पुलिया बना लिया रहता तो आज ये परेशानी का घर नहीं होता। वीडियो सामने आने के बाद आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि लिफ्ट मांगकर अपनी ही निकम्मी सरकार की पोल खोल बैठे भागलपुर के कहलगांव से बीजेपी विधायक पवन यादव। म्यांमार के लाइजा में लागर यांग नदी में आई विनाशकारी बाढ़ और मलबे ने भयंकर तबाही मचाई। बाढ़ और मलबे की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। लाइजा में मची तबाही की जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली है। लागर यांग नदी का पानी इतनी तेज रफ्तार में आया कि अपने साथ सब कुछ बहा ले गया।
कई पुल टूट गए, जबकि बांध बनाने में जुटी मशीनों को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक दर्जनों मकान बाढ़ और मलबे की चपेट में आकर ध्वस्त हो चुके हैं। जिस इलाके में बाढ़ आई है वो विद्रोहियों के कब्जे में है, इसलिए राहत और बचाव के काम में भी मुश्किल हो रही है। बताया जा रहा है कि चीन और थाईलैंड में आई बाढ़ की वजह से म्यांमार की तमाम नदियां उफान पर हैं और भारी तबाही मचा रही हैं। सड़क पार करते वक्त, सड़क पर कार चलाते वक्त कई बार मामूली गलती मौत की वजह बन जाती है। यूपी के हापुड़ में कुछ ऐसा ही हुआ और एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि एक ट्रक सड़क पर खड़ा था। बगल में पंक्चर की दुकान थी। शायद ट्रक ड्राइवर कुछ काम करवा रहा था। अचानक सफेद रंग की एक कार आई और ट्रक के पिछले हिस्से में घुस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक भी कुछ इंच आगे बढ़ गया। टक्कर के बाद कार की जो हालत हुई, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे चला रहे शख्स की क्या स्थिति हुई होगी। कार नरेश तोमर नाम के वकील चला रहे थे, जिनको नींद आने से ये हादसा हुआ। हादसे में नरेश तोमर की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में तब हड़कंप मच गया जब सुबह एक ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें जल लेकर जा रहे 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। यही वो ट्रक है जिसमें सवार होकर सोरो से भरतपुर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन बरेली हाईवे पर इस ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद ट्रैक्टर में आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। ट्रक के हालात भी बताने के लिए काफी है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। ट्रक का भी आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह ट्रक के टायर फटने के बाद उसका अनियंत्रित होना हो सकती है। फरीदाबाद में ओयो होटल की मैनेजर ने ट्रैफिक जाम को लेकर हुए विवाद में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को चप्पल से पीटा और इस हरकत के बाद मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि ओयो होटल की संचालिका ट्रैफिक पुलिसकर्मी को लगातार चप्पल से पीट रही थी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी गलती भी स्वीकार कर रहा था। हालांकि इसके बाद भी महिला ने कॉलर पकड़कर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर चप्पलों की बरसात कर दी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी जब कुर्सी पर बैठा तब भी ये महिला उसे पीटती रही। 50 सेकंड के वायरल वीडियो में इस महिला ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को 20 से ज्यादा बार चप्पल से पीटा। हालांकि अब फरीदाबाद पुलिस ने ओयो होटल की संचालिका और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 3 दिन पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था और इस हादसे में 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। अब इस हादसे का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में सफेद रंग की ये कार सोसाइटी की सड़क पर आती हुई दिखी। सामने महिला खड़ी थी, जिसे देखकर शख्स ने कार रोक दी, लेकिन कार चालक को ये पता नहीं चला कि कार के बगल में एक बच्चा भी खड़ा है। महिला जैसे ही हटी, शख्स ने कार स्टार्ट कर दी और बच्चा उसके नीचे आ गया। हादसा होते ही महिला ने कार पर हाथ मारना शुरू कर दिया, लेकिन कार रोकने की बजाय शख्स ने कार को आगे की तरफ बढ़ा दिया और बच्चे का सिर पहिए के नीचे आ गया। आनन फानन में घर के लोग बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने 1.5 साल के ऋतिक को मृत घोषित कर दिया। जांच में यह भी पता चला कि ये कार एक नाबालिग चला रहा था। कार देखने में नई लग रही है। ऐसा माना जा रहा है कि नाबालिग लड़का सोसाइटी के अंदर ही कार चलाना सीख रहा था और ब्रेक की जगह उसने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया, जिससे ये हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के सतना से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में एक मजदूर को बेरहमी से पीटा गया। दबंगई का यह वीडियो सतना के जिला अस्पताल परिसर से आया है। युवक हाथों में लाठी लिए दे दनादन मजदूरों को मारता रहा। बेचारा मजदूर एक हाथ से खुद को सहलाए और दूसरे से खुद को बचाए, इसी कोशिश में जुटा रहा। लेकिन ताकत के नशे में चूर इस दबंग को जरा सा भी रहम नहीं आया। वो तो बस मारता रहा, निशाना बनाकर पूरी ताकत से लठ चलाता रहा। इतने में ही मन नहीं भरा तो फिर मुक्कों का भी एक राउंड चला। उसने अपने मुक्कों से गरीब मजदूर को लहूलुहान कर दिया। आपको बता दें कि इस मजदूर की पिटाई सिर्फ इस आरोप में हुई कि उसने मोबाइल चुराया है, लेकिन जब उसकी पोटली खंगाली गई तो उसमें सिर्फ सूखी रोटी और नमक ही मिला, जिसके बाद पिटाई कर रहा युवक वहां से भाग खड़ा हुआ। सवाल ये है कि सैकड़ों की भीड़ में से किसी ने भी युवक को गुंडागर्दी करने से रोका क्यों नहीं। राजस्थान के राजसमंद में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां जंगल सफारी के दौरान ओपन जिप्सी संतुलन बिगड़ने के चलते खाई में जा गिरी और इस हादसे में ड्राइवर समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खाई में गिरी इस जिप्सी को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक है। जिप्सी के परखच्चे उड़ गए। कुछ देर पहले तक जो जिप्सी जंगलों की सैर कराने निकली थी, वो जिप्सी खाई में इस स्थिति में दिखी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिप्सी की रफ्तार काफी तेज थी। संकरे मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खोया और वाहन गहरी खाई में जा गिरा।
जीप ओपन होने की वजह से सवार पर्यटक भी इधर उधर जा गिरे। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गोवंश के शक में कांवड़ियों ने स्टेट हाईवे पर जमकर तांडव किया। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उनके मन में पुलिस का डर बिल्कुल नजर नहीं आया। और देखते ही देखते हंगामा कर रहे कांवड़ियों ने ट्रक में आग लगा दी। ट्रक धू-धू कर जलता रहा और पुलिस तमाशबीन बनी रही। ट्रक में आग लगाने से पहले कांवड़ियों ने ड्राइवर को नीचे उतारा, उसे घसीटते हुए ट्रक के पिछले हिस्से में ले गए और उससे प्लास्टिक को खोलकर हटाने को कहा, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने तुरंत ऐसा नहीं किया तो उसकी पिटाई करने लगे। कांवड़िए ट्रक ड्राइवर को लाठी से मारते रहे और पुलिस वाला खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। कांवड़ियों ने ट्रक ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा, वो चल नहीं पा रहा था। पिटाई के बाद वहां मौजूद सिपाही ड्राइवर को पकड़कर किनारे ले गया। वहीं दूसरी ओर भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी। कांवड़ियों को ट्रक में गौवंश के अवशेष होने का शक था, इसलिए थाना कलान क्षेत्र में मुरादाबाद फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर उन्होंने ट्रक को रोक लिया, जमकर उत्पात मचाया। ट्रक में गौवंश था या नहीं, फिलहाल पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हरियाणा के नूह में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोर पहुंचे और बंधे हुए जानवरों को खोलकर अपने साथ ले गए, लेकिन चोर अपनी मंशा में पूरी तरह सफल हो पाते उससे पहले ही उनका सामना ग्रामीणों से हो गया। फिर क्या था, ग्रामीणों ने चोरों को जानवरों जैसे ही पेड़ से बांधकर सबक सिखाया। इसके बाद गांव वालों ने बाल काटने वाले को बुलाया और चोर को गंजा कर दिया। दरअसल इन चोरों ने काम ही ऐसा किया था। सीसीटीवी में 4 पशु बंधे दिखाई दिए, जिसमें 2 गाय और 2 भैंस है। उस वक्त घड़ी पर देर रात 2:45 हो रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन जैसे ही चोर पशुओं को लेकर निकले, कुछ देर बाद ग्रामीणों की आंखें खुल गई। सीसीटीवी में पशु चोरी की घटना देख चोरों का पीछा किया गया तो जंगल में वो पिकअप वैन मिल गई जो चोरी के जानवरों को ले जाने के लिए आई थी। फायरिंग पर कुछ चोर भाग गए, लेकिन उनके कुछ साथियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। गाँव में चोरों का प्रदर्शन करने के बाद चोरों को पुलिस को सौंप दिया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ जवानों को लेकर जा रही एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 जवानों की जान चली गई। हादसे में घायल जवानों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जैसे ही सीआरपीएफ का बंकर व्हीकल नीचे गिरा, चीख पुकार और कोहराम मच गया। सीआरपीएफ की बंकर गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरने से 3 जवानों की मौके पर सांसें थम गईं, जबकि 15 जवान जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि जवानों को लेकर जा रहा वाहन फिसलकर खाई में जा गिरा। हादसा उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में हुआ। अक्सर कुछ ड्राइवर रेलवे क्रॉसिंग पर लापरवाही से गाड़ी पार करते हैं। कभी-कभी इसका नतीजा बहुत खतरनाक हो जाता है। रूस में भी रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक भयानक हादसा हो गया। ट्रेन आई और पल भर में ट्रक के परखच्चे उड़ाकर चली गई। ट्रेन की चपेट में ट्रक का पिछला हिस्सा आया। टक्कर के बाद ट्रक 90 डिग्री घूम गया और ट्रेन में फंसकर घसीटते हुए आगे तक चला गया। ये हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। रूस के एक रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से पहले ड्राइवर ने रेड लाइट की अनदेखी की। उसे लगा कि ट्रेन के आते आते वो रेलवे लाइन को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन उसका अनुमान गलत साबित हुआ और वो ट्रेन की चपेट में आ गया। इस हादसे में ट्रक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हालांकि ट्रक ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ, वहीं ट्रेन के सहायक ड्राइवर को हल्की चोटें लगी। इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। मध्य प्रदेश के एक ट्रैफिक पुलिस सूबेदार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसमें पुलिसकर्मी सुरीले अंदाज में एक ई-रिक्शा ड्राइवर को सड़क सुरक्षा की सीख देते हुए दिखाई दिया। वीडियो मध्य प्रदेश के सीधी का है, जहां ट्रैफिक पुलिस में सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे एक ई-रिक्शे वाले को गाना गाकर सड़क सुरक्षा के नियम याद करवा रहे हैं। चाचा शीशा क्यों नहीं लगा, चाचा शीशा क्यों नहीं लगा, एक माह में 3 बार हम तुमको ये बता चुके हैं, चाचा सुन लो क्यों ये शीशा अब तक लगाया ही नहीं। सुरों से सुरक्षा का सबक देने के बाद भागवत प्रसाद पांडे ने रिक्शा चालक को फूलों की माला भी पहनाई। तो शीशा लगवा लो, ठीक है, पक्की बात। मैं आपके दिमाग को देख करके माला पहनाया हूँ पहली बार। इन्होंने पन्नी से जुगाड़ लगाया है, पानी तेज बरसता है, वाहन को चलाने में परेशानी होती है। इसको बनवा लेना शीशे को। अब 1 महीने का टाइम बहुत होता है, चालान काट दूंगा मैं नहीं तो, ठीक है। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए भागवत पांडे ऐसे कई वीडियो बना चुके हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में खौफनाक हादसे का एक वीडियो सामने आया।
एक छोटी सी गलती के चलते ड्राइवर अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। यह हादसा भीलवाड़ा के सुभाष नगर इलाके में हुआ। चौराहा होने के बावजूद न तो डंपर चला रहे ड्राइवर ने रफ्तार कम की, न ऑटो वाला रुका, और इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। टक्कर के बाद ऑटो में रखा सामान जमीन पर बिखर रहा था। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद डंपर ने ऑटो को कई मीटर तक घसीटा। हादसे में डंपर के ड्राइवर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऑटो का ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने फौरन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अगली खबर अफ्रीकी देश घाना से है, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 मंत्रियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। घाना सरकार ने इसे राष्ट्रीय त्रासदी करार दिया है। जंगल में हेलीकॉप्टर का हिस्सा और उसके मलबे में तलाश करती रेस्क्यू टीम। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कुछ नहीं बचा। हेलीकॉप्टर घाना की राजधानी अकरा से ओबुआसी जा रहा था। उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद ये रडार से गायब हो गया और फिर इसका संपर्क टूट गया। हेलीकॉप्टर में क्रू मेंबर समेत कुल 8 लोग सवार थे। घाना के रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमाने और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला भी इसी हेलीकॉप्टर में थे। सभी लोगों की इस दर्दनाक हादसे में जान चली गई। हादसे की वजह अभी पता नहीं चली है, लेकिन मलबे से शव निकाल लिए गए हैं। पूरा घाना शोक में डूब गया है। देश में झंडे आधे झुके हुए हैं। यूपी में सरकारी स्कूलों के मर्जर को लेकर सियासी बवाल जारी है। समाजवादी पार्टी की पीटीए पाठशाला पर अब सीएम योगी ने निशाना साधा और ये विवाद अब गधे तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ग से गणेश पढ़ती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाया। समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करके इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। योगी के इस हमले पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए पीएम मोदी से अपील की है कि वो चीन दौरे पर अपने साथ सीएम योगी को भी ले जाए, ताकि योगी चीन का नाम बदल सकें। आयरलैंड में भारतीय मूल के लोगों पर नस्लभेदी हमले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बीच एक 6 साल की मासूम बच्ची को क्रूरता का शिकार बनाया गया। हमलावरों ने 6 साल की बच्ची को डर्टी इंडियन कहा और उस पर हिंसक हमला किया गया। बच्ची ने बताया कि हमलावरों ने बच्ची से वापस भारत जाने के लिए भी कहा। इतना ही नहीं, हमलावरों ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर भी चोट पहुंचाई है और ये सब उस वक्त हुआ जब बच्ची घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रही थी। बच्चे की मां ने हाल ही में आयरलैंड की नागरिकता ली है और पिछले 8 साल से वहां बतौर नर्स काम कर रही है। बच्ची ने मां से बताया कि ये घटना अगस्त की है, जब 12 से 14 साल के 5 लड़कों ने ये हरकत की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संभल दौरे पर थे और इस दौरान सीएम ने 659 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और संभल की संस्कृति और धरोहरों को नष्ट करने वालों को सीधी चेतावनी दे डाली। विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। याद करना संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और संभल की संस्कृति को बदनाम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस यहाँ सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। सीएम ने अपने संबोधन में न केवल सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि विकसित यूपी के रोड मैप का भी जिक्र किया। चुनाव आयोग को लेकर जिस खुलासे की बात राहुल गांधी पिछले कई दिनों से कर रहे थे, आज वो खुलासा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया और चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर एटम बम है और इस आरोप के साथ उन्होंने कई ऐसे दस्तावेज सामने रखे जिसे सबूत बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने गुरकीरत सिंह नाम के एक आदमी का वोटर आईडी कार्ड दिखाया और दावा किया कि इस शख्स ने एक ही विधानसभा के 4 अलग-अलग बूथों पर वोट डाला। इसी तरह आदित्य श्रीवास्तव नाम से एक शख्स का वोटर आईडी कार्ड दिखाया और दावा किया कि इस शख्स ने यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट डाला है।
राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्होंने 6 महीने की रिसर्च में 1 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर ढूंढ निकाले जो फर्जी थे। राहुल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और प्रमाण के साथ शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने बयान वापस लें। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के डेटा में धांधली का आरोप लगाया। जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए सवाल पूछा कि वो चुनाव आयोग के बुलाने पर क्यों नहीं जाते हैं। जहां कांग्रेस की जीत होती है वहां सवाल क्यों नहीं उठाते। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली। ये जो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया। उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा किया। उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं। उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते हैं। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं न कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। कई चिट्ठियां लिखी है इलेक्शन कमीशन में। मैं एक चिट्ठी का उदाहरण दे रहा हूं। 7/6/2025 को एक बड़े अंग्रेजी अखबार में राहुल गांधी का महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में वही बातें की गई थी जो बातें आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। तो चुनाव आयोग ने कहा था कि माननीय राहुल जी, ऐसा है कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिसंबर में भी आपने यही सब आरोप लगाए थे, तो हमने आपको दिसंबर में ही बुलाया था। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं आए। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ डाटा दिया है, ये पब्लिक डोमेन में डाटा है। ये डाटा है कि कुल मिलाकर के 1,08,026 BLA है, बूथ लेवल एजेंट है महाराष्ट्र के अंदर सभी पार्टी के। कितने BLA हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के? 28,420। ये सारे BLA क्या कर रहे थे? ये सारे BLA क्या कर रहे थे? ये सोए हुए थे। ये किसके घर में किसका कितना वोटर निकला, किसकी कितनी लिस्ट है, किसका नाम क्या है, ये इन्होंने क्यों नहीं देखा? फिर इलेक्शन कमीशन लिखती है कि चलिए आप ऐसा करिए, आप बहुत बिजी व्यक्ति हैं, तो आप अपनी सहूलियत बताइए कि आप सब डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास आइए, अपनी सहूलियत बताइए, और ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा ईमेल आईडी है, अपना समय और स्थान दे दीजिए, वहां बैठ के चर्चा हो जाएगी। क्या आपके प्रॉब्लम है उनका हम समाधान और उत्तर दे देंगे। मगर राहुल जी ने, मुझे नहीं पता ईमेल किया कि नहीं, मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन से समय लेकर मिलने का काम नहीं किया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नंबर 1। नंबर 2, आज मैं देख रहा था इलेक्शन कमीशन का कुछ चिट्ठी भी आया है, वह भी आपने देखा है, ये आज की ही चिट्ठी है इलेक्शन का। मुझे कैसे मालूम पड़ा कि KPCC ने चिट्ठी लिखी थी मिलने के लिए और 8 तारीख का टाइम मिला था इलेक्शन कमीशन का? ये इस चिट्ठी से मालूम पड़ा, जो हर वेबसाइट में आज मौजूद है इलेक्शन कमीशन के, और आज आप लोग भी दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी के 2 भाग हैं। दूसरे भाग में इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को कहा कि अच्छा, आपके पास बहुत सारी डेटा है जो आपने आज प्रस्तुत किया है कि इतने लोगों का नाम कट गया, इतने लोगों का नाम जुड़ गया, इत्यादि इत्यादि, तो हम तैयार है जांच करने के लिए। मगर जांच का एक प्रोसीजर होता है कि ये जो सारी कागजें आप देख रहे थे, मोटी मोटी कागजें बंडल बंडल लेके घूम रहे, ये सारी जो कागजें हैं, आप ओथ में कि मैं राहुल गांधी, फलाना ढिकड़ा मेरा एड्रेस,
मैं ओथ पे कहता हूं कि ये सब कागज मेरे पास है, मैं इन्हें सत्यापित करता हूं, आप इसकी जांच करिए। जब आप लोगों ने राहुल गांधी से पूछा कि आप ओथ में देंगे, तो राहुल गांधी बोलते हैं मेरे शब्द ही मेरे ओथ है, माई वर्ड्स आर माई ओथ। बहुत बड़ा बाहुबली है। आप गांधी परिवार के हो सकते हैं, आप गांधी जी नहीं हैं। तो नकली गांधी परिवार के लोग ये न सोचे कि उनके शब्द ही देश का शासन है। देश का शासन बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा लिखे हुए संविधान में है। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।